हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आप मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। और अभी तक हमने बहुत कुछ जाना है ब्रिटिश राज के बारे में, बहुत सारी पॉलिसीज के बारे में। हमने देखा है कि ब्रिटिश रूल में एजुकेशन सिस्टम कैसा था, महिलाओं की स्थिति कैसी थी। इतना ही नहीं, हमने जाना कि कॉलोनियलिज्म क्या है और अर्बनाइजेशन डी अर्बनाइजेशन के बारे में जाना। और आज इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट को, राइट। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो वीडियो है बेटा, ये 2 सेगमेंट में रहने वाला है, जिसका फर्स्ट पार्ट आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, द नेशनल मूवमेंट चैप्टर का नाम है, जिसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं। फटाफट से देख लेते हैं इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को। राइज ऑफ नेशनलिज्म, हम जानेंगे कि नेशनलिज्म का राइज किस तरह से और क्यों हो रहा है। इसके बाद में हम देखेंगे अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशंस, कौन कौन से पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म होते हैं। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में जानेंगे। अ नेशन इन मेकिंग, उसके बाद में देखेंगे द नेशनल मूवमेंट 1905 टू 1918। ठीक है, इसके बाद में गांधी जी एंड द नेशनल मूवमेंट। गांधी जी के नेतृत्व में जब ये नेशनल मूवमेंट चलता है तो उस समय देश की स्थिति क्या रहती है, ये भी जानेंगे। एंड देन इवेंट्स आफ्टर 1916। और आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म, अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड वी विल कवर अ नेशन इन मेकिंग। और आने वाले टॉपिक्स को हम अपने अगले सेगमेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा सेल्फ सर्वे आपके लिए। इन इमेजेस को देखिए, ये दीज आर द वॉइसेस ऑफ फ्रीडम इन आर लाइक स्लेव इंडिया, यू कैन से। जब भारत गुलाम था उस समय पे हमारी आजादी की आवाज जो बने थे वो ये लोग हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये लोग कौन हैं। पहली बात, आइडेंटिफाई लाइक अबव ट्रियो, इन तीनों को पहचानिए। बहुत ही फेमसली इनका नाम लिया जाता है। ठीक है, हु वर दे, मॉडरेट्स और रेडिकल्स। ये लोग मॉडरेट्स हैं एंड या फिर रेडिकल्स हैं। अभी हम अगर ये नहीं जानते कि मॉडरेट्स कौन है, रेडिकल्स कौन है, एक्सट्रीमिस्ट कौन है एक्चुअली, तो आज के सेशन में हम इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने वाले भी हैं। When did Indian National Congress formed? It was year 1885। लेकिन किन परिस्थितियों में कांग्रेस बनती है, ये हम आज के इस सेशन में पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का राइज कैसे, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है। अच्छा, नेशनलिज्म क्या होता है? फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म। ठीक है, तो हमारे देश पर ब्रिटिशर्स का रूल है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग होंगे, कुछ नहीं एक्चुअली देश का एक बड़ा तबका, एक बड़ा ऐसा क्राउड होगा जो ये सोचेगा कि भाई उसको अब तक ये समझा दिया गया है, उसको ये बता दिया गया है कि हमारे देश पर क्या करा जा रहा है, राज किया जा रहा है अननेसेसरीली। हम लोग खुद सक्षम है अपने देश को चलाने के लिए, बट स्टिल अपनी पॉलिसीज को हम पे इम्पोज किया जा रहा है। किस तरह से बताई गई हैं ये बातें आम जनता को? न्यूज़पेपर्स के माध्यम से बताई गई हैं। ठीक है, कहीं पर क्या हो रहा है, जनता को लाइक स्पीचेस देकर, भाषण देकर बताया जाता है। कहीं पर मैगजीन्स जो हैं वो पब्लिश करी जा रही हैं। तो इस तरह से लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है। ठीक है, तो हम देखेंगे ये राइज ऑफ नेशनलिज्म किस तरह से आता है, किन किन परिस्थितियों में आता है, इसके कारण क्या रहते हैं। नेशनलिज्म इज द पेट्रियोटिक फीलिंग ऑफ लव एंड लॉयल्टी फॉर वंस ओन कंट्री। अपने देश से कोई व्यक्ति क्या करता है, जब अपनी फीलिंग्स को लाइक हिज लव एंड लॉयल्टी वो दिखा रहा है किसको, अपने देश के प्रति, तो हम इसको क्या कहेंगे, नेशनलिज्म की भावना है उसके अंदर भाई। इट इज अ स्पिरिट बोर्न आउट शेयर्ड, लाइक कहाँ पे होगी देखो जरा, जहां पे लोग एक कॉमन हिस्ट्री शेयर कर रहे होंगे, कॉमन कल्चर है, कॉमन टेरिटरी एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गोल्स भी क्या हैं, बिल्कुल कॉमन है। तो हम सारे क्या हो जाएंगे, पेट्रियोटिक हो जाएंगे। ठीक है, ओके, देयर वर सेवरल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। और उन्हीं फैक्टर्स को अब हम क्या करने वाले हैं, वन बाय वन देखने वाले हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। पहली बात तो क्या थी, पॉलिटिकल यूनिटी थी। ठीक है, अब देखो कैसे, फॉर द फर्स्ट टाइम मोस्ट ऑफ द रीजन्स इन इंडिया वर यूनाइटेड पॉलिटिकली। ये लोग क्या हो गए, पॉलिटिकली यूनाइट हो गए एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली अंडर अ सिंगल पावर। कौन सी पावर, ब्रिटिश रूल। ठीक है ना,
एंड इट इज इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लॉ एंड गवर्नमेंट। ठीक है, इसने क्या किया, एक यूनिफॉर्म सिस्टम क्रिएट कर दिया ऑफ लॉ एंड गवर्नमेंट। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट सम अदर फैक्टर्स। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, सीधी सी बात है, जब जितना कम्युनिकेशन मीडियम जो है वो स्टैब्लिश हुआ, उसने देखो ब्रिटिशर्स तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन सब चीजों को डेवलप कर रहे थे, अपनी सुविधा के लिए कर रहे थे, लेकिन इसका यूज कहीं ना कहीं इंडियंस ने भी तो किया ना। देखो, द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड कैनाल्स फैसिलिटेटेड कम्युनिकेशन अमंग द पीपल। ठीक है, all these brought Indians nearer to each other and provided the facility to organize the national movement on an all India basis। देखो, इन सब चीजों का जब फॉर्मेशन हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज का जब फॉर्मेशन किया गया, इंडिया के अंदर रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब इसको इंट्रोड्यूस किया था, उनका मेन पर्पस तो यही था ना कि हम ट्रेडिंग पर्पस से इसको कर रहे हैं, या फिर हमारी जो आर्मी है, हमारी जो मिलिट्री है, उसकी हेल्प होगी। लेकिन इसका यूज किसने भी किया, जो लोग फ्रीडम फाइटर्स थे, जो अंग्रेजों को यहां से भगाना चाहते थे, वो भी यूज कर रहे थे। कैसे? कम्युनिकेट करने के लिए। रेलवेज आए तो भाई रेलवे के माध्यम से वो भी तो ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, और वहां पे वो क्या कर रहे हैं, वो अपने मैसेज को कन्वे कर रहे हैं कि हमें इन ब्रिटिशर्स को क्या करना है, अपने देश से निकालना है। ठीक है, चलिए, क्यों निकालना है? क्योंकि हमें अपने देश को आजाद कराना है। अल्टीमेटली जो फीलिंग है वो कौन सी है, नेशनलिज्म वाली है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेस्टर्न एजुकेशन, बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो बाहर के लोगों को बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर की विचारधाराओं को समझ रहे हैं, और उनको पढ़कर उन्हें समझ में आता है कि हमारा देश किस तरह से फंसा हुआ है। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स जो हमारे देश में जो कर रहे हैं वो अनएथिकल है एक्चुअली। ठीक है, तो ये चीजें ये लोग क्या करेंगे, ये अलग अलग फिलोसफर्स को पढ़ेंगे, ये बाहर जाकर एजुकेट होंगे, बाहर के सिस्टम्स को देखेंगे वो किस तरह से काम करते हैं, और फिर ये इंडिया में आके अपोज करेंगे किसका, ब्रिटिशर्स का, क्योंकि इनको क्या कराना है, अपनी मातृभूमि को आजाद कराना है। द इंग्लिश लैंग्वेज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन कंट्री। ठीक है, the English educated Indians who led the national movement developed Indian nationalism and organized it। ठीक है, Western education facilitated the spread of the concept of liberty। लिबर्टी क्या है ये इनको तब समझ में आएगा जब ये बाहर से चीजों को समझ के पढ़ के आएंगे। इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट, एंड देन फ्रीडम एंड नेशनलिज्म, एंड sowed the seed of nationalism। ठीक है, यहां से क्या होगा, नेशनलिज्म के जो बीज हैं वो बो दिए जाएंगे। ऑल राइट, चलिए आगे देखते हैं। रोल ऑफ द प्रेस, प्रेस का क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स निकाले जाएंगे, बहुत सारी मैगजीन्स पब्लिश की जाएंगी, जिसके माध्यम से क्या होगा, जिसके माध्यम से ये अपने मैसेजेस को कन्वे करेंगे, और ये इतनी आसान भाषा में मैसेजेस लिखेंगे कि लोग बहुत अच्छे से उसको समझ पाएं और कनेक्ट कर पाएं। इसी वजह से गवर्नमेंट क्या लेकर आ गई थी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आ गई थी। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन से ईयर में पास किया गया था। ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, राइट? ओके, तो द इंडियन प्रेस बोथ इंग्लिश एंड वर्नाकुलर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, नेशनल कॉन्शियसनेस को बढ़ाया है। ठीक है, नाउ देन कम्स सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी में कुछ सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स हो रहे थे जो क्या करेंगे, एंकरेज करेंगे आने वाले टाइम में किसको, नेशनल मूवमेंट को। उस समय पर कौन कौन थे, वो तो इनिशियल स्टेट था ना जब ब्रह्मो समाज का स्टैब्लिशमेंट हो रहा था। ठीक है, एंड देन रामकृष्ण मिशन का स्टैब्लिशमेंट हो रहा था, आर्य समाज का हो रहा था, थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई जा रही थी। और आई जस्ट होप कि आप ये जानते हैं कि ब्रह्मो समाज का स्टैब्लिशमेंट किसने किया है, रामकृष्ण मिशन किसने इंट्रोड्यूस किया है, आर्य समाज का स्टैब्लिशमेंट कौन से ईयर में किसने किया है, क्योंकि हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन बाय द ब्रिटिश, दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन। हमने इसके बारे में पढ़ा, अपने इंटरेस्ट की अकॉर्डिंग हमसे क्या करवाया जा रहा है, एग्रीकल्चर कराया जा रहा है, जो क्रॉप उनको फायदा देंगी उनका हमसे क्या करवाया जा रहा है, कल्टीवेशन कराया जा रहा है।
ऑल्सो हमारे देश का रॉ मटेरियल ले जा रहे हैं हमसे ही खरीद के सस्ते में, और उसको क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया है तो उनको वहां से फिनिश्ड गुड्स बनाकर और ज्यादा मात्रा में भेज रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट्स पे क्या है, हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है, अपने प्रोडक्ट्स हमारे देश में फ्री में भेजे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें थी जिससे ऐसा लग रहा था, एक्चुअली लग नहीं रहा था, ऐसा दिखाई दे रहा था कि एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे साथ। तो ओके, दिस थिंग ऑल्सो एक्चुअली इम्पैक्टेड, ठीक है। देन कम्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये गोरे काले वाला डिस्क्रिमिनेशन तो शुरू से ही चल रहा है भाई। द रिवोल्ट ऑफ 1857 इट क्रिएटेड अ काइंड ऑफ परमानेंट बिटरनेस, इन्होंने एक चीज और कर दी थी 1857 के बाद में, इनको एक बात समझ में आ गई थी। क्या बात समझ में आ गई थी? कि भाई ये इंडियंस जो हैं ये हमें एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। तो एक तो काले और गोरे वाला जो इन्होंने भेद बना लिया था आपस में, दूसरा इन्होंने हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में फूट डालो और राज करो की नीति वाला वो पॉलिसी जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग ग्राउंड पे होने लगा, जैसे कास्ट के बेस पे हो रहा है, लाइक रिलीजन के बेस पे हो रहा है, एंड देन रेस के बेस पर भी हो रहा है, ठीक है। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिटन, लिटन के एडमिनिस्ट्रेशन में दो तीन चीजें ऐसी हो जाती हैं जिससे कि जो भारतीय कौन है, क्रांतिकारी हैं, ये और ज्यादा भड़क जाते हैं। क्यों भड़क जाते हैं? क्योंकि कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर आते हैं। देखो, लॉर्ड लिटन अरेंज्ड द दिल्ली दरबार, जिस समय दिल्ली दरबार लगा, ठीक है, तो उस समय पे क्या था, इंडिया में कई जगह पे फेमाइन आ रखा था, पर ब्रिटिशर्स को तो ये था भाई क्वीन आ रही है तो उनके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा हर फैसिलिटी वहां पहुंचा देनी है, उनको पता ही नहीं लगने देना कि देश के अंदर चल क्या रहा है, ठीक है। बहुत भारी फेमाइन आ रखा था जिसकी वजह से जो इंडियंस थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि भाई इन्हें तो हमसे कोई लेना देना ही नहीं है। And then he passed the Vernacular Press Act which curbed the liberty of Indian press. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या हो गया कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो छीन ली गई। आप ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख सकते, बिकॉज दे न्यू कि इंडियंस क्या कर रहे हैं, हमारे बारे में लिख रहे हैं, हमारी पॉलिसीज के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं। वो उसको बोलते थे कि आप क्या कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो, भड़का रहे हो लोगों को, है ना। तो एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया। उसके बाद में आर्म्स एक्ट आया। आप डिफेंस, सेल्फ डिफेंस के लिए भी क्या नहीं रख सकते, कोई हथियार अपने पास नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो क्या कर रही थी, इंडियंस को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, उनको उनके अंदर का जो नेशनलिज्म की जो उनकी भावना है उसको और ज्यादा बढ़ा रही थी। All these measures created widespread discontent among the Indians, ठीक है। And then comes Ilbert Bill controversy. Ilbert Bill में क्या हुआ भाई, सुनो। The Ilbert Bill was presented in Central Legislature during Viceroyalty of Lord Ripon. Ilbert Bill किसके टाइम पर आया था, लॉर्ड रिपन के टाइम पर आया था, ठीक है। The bill tried to remove racial inequality between Indian and European judges in the court. मतलब ऐसा है कि मान लो किसी यूरोपीय व्यक्ति का केस है, उसका जो जजमेंट है वो इंडियन जज भी सुना सकते हैं, इतनी सी बात थी। तो इसके ऊपर क्या हो गया, इसके ऊपर बवाल हो गया, ठीक है। तो देखो, The bill empowered the Indian judges to try the European accused of crime, ठीक है। अगर कोई यूरोपियन व्यक्ति अक्यूज पाया जाता है तो जज क्या कर सकता है, भारतीय जज भी उस पर निर्णय सुना सकता है, इतनी सी बात थी, ठीक है। एंड इससे क्या हो जाता, रेशियल जो इनइक्वालिटी है वो कम हो जाती इंडियन एंड यूरोपियन जजेस के बीच की। लेकिन हुआ क्या, दिस बिल वाज अपोज्ड बाय ब्रिटिश रेजिडेंट्स इन इंडिया एंड अल्टीमेटली द बिल वाज विथड्रॉन। Thus various factors contributed to rise of nationalism. इस पे क्या हो गया, जो ब्रिटिश रेजिडेंट्स थे उन्होंने इस पे दिखाई आपत्ति कि हम ऐसा होने नहीं दे सकते, ठीक है। तो अल्टीमेटली बिल को क्या कर लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया। और यहां से एक और बात निकल कर आई कि आप अपनी सुपीरियोरिटी चाहते हो हर जगह पर, ठीक है, क्योंकि आप इंडियन जजेस तक को क्या नहीं दे रहे, उतनी वो फ्रीडम नहीं दे रहे, ठीक है। तो यहां से भी क्या होगा, नेशनलिज्म उभर कर आएगा, निकल कर आएगा। अब देखते हैं कि अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशंस कौन कौन से हैं जो इसमें क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे।
बहुत सारी अलग अलग, देखो 1885 में कौन आई है, कांग्रेस आई है, ठीक है, लेकिन कांग्रेस के फॉर्मेशन से पहले भी बहुत सारी सभाएं समाज बनाए गए थे, हमने पहले भी पढ़ा है, और एक नजर फिर से देख लेते हैं। Many political associations were formed in various part of country before the formation of Indian National Congress in 1885, ठीक है। These were the Indian Association। इसको फटाफट फटाफट क्या करते जाएंगे, मार्क भी करते जाएंगे, और कोशिश करेंगे कि हम इसको साथ के साथ याद भी रख सकें, ठीक है। तो देखते चलो, क्योंकि इसमें अक्सर यहां से क्वेश्चन बन जाता है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कौन से ईयर में या फिर किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया। सो दीज वर द इंडियन एसोसिएशंस फाउंडेड बाय, ओके, सबसे पहले है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन को कौन फाउंड कर रहा है बेटा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कौन से ईयर में, 1851 में, ठीक है। इसके बाद आती है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, कौन फॉर्म कर रहा है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में बनती है, जिसको फाउंड किया जाता है जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा एंड आनंद चार्लू, ठीक है, इनके द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा कौन लेकर आते हैं, जस्टिस राणा डे। एंड देन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड बाय फिरोज शाह मेहता एंड बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। इनके ईयर्स प्लीज याद रखेंगे, चाहेंगे तो एक टेबुलर फॉर्म में इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करके भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1851 में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन एसोसिएशन है। 1852 में कौन सी है, मद्रास नेटिव असेंबली है, एसोसिएशन है, ठीक है। इसके बाद में जो भी लाइक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आते जा रहे हैं, आप उनको फटाफट फटाफट लिखते चलेंगे, ठीक है। हाउएवर दीज ऑर्गेनाइजेशन हैड अ लोकलाइज्ड एंड लिमिटेड पार्टिसिपेशन। Soon the need was felt for an all India political association और organization। क्या होगा, जल्दी ही एक ऐसी, देखो इसमें क्या है ना, ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे हैं इनमें पार्टिसिपेशन लिमिटेड है, ठीक है। हमें क्या जरूरत है, हमें ब्रिटिशर्स कोई छोटी मोटी चीज तो थे नहीं उस समय पे देश के अंदर, हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी जिसका पूरे देश पे व्यापक प्रभाव हो, यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर देश के कोने कोने के लोग जुड़े हुए हों, ठीक है। तो फिर फॉर्मेशन होगा किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। कब होगा, 1885 में, ठीक है। ओके, तो चलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885। वी ऑलरेडी नो दिस, हमने कई बार इसी सेशन में ये चीज आज देखी सुनी और पढ़ी है कि कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है 1885 में बाय A.O. ह्यूम। हालांकि कई लोग कहते हैं कि ये ब्रिटिशर्स की ही सोची समझी एक सोचा समझा उनका प्लान था, जिसके तहत इन्होंने क्या किया कि A.O. ह्यूम को क्या करा है, उनके द्वारा फॉर्मेशन करा दिया। बट कई लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। ओके, ये A.O. ह्यूम जो है, ही इज द रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट and he wanted to create an association which would be under supervision of British and which would understand the demands of Indian people। ये क्या बता रहा है कि ये जो A.O. ह्यूम है, ये क्या चाहते थे कि भाई ठीक है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी जाए जो किसके सुपरविजन में रहेगी, ब्रिटिशर्स के। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, ये ऑर्गेनाइजेशन जानेगी कि भाई इंडियंस की डिमांड क्या है, ठीक है, और हम उसको फुलफिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। और होगा भी एक्चुअली ऐसा ही, 1885 से 1905 तक, यानी कि 1905 तक तो कांग्रेस इसी तरह काम करेगी। कांग्रेस क्या करेगी, लाइक इसमें मॉडरेट्स ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। मॉडरेट्स वो लोग हैं जो ब्रिटिशर्स के साथ सामंजस्य बनाकर काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको अपनी कोई बात रखनी है, आप पत्राचार के माध्यम से ब्रिटिश सरकार से बात करते हैं, उनको लिख के भेजते हैं, एप्लीकेशंस देते हैं। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जितना ठीक लगती है उसको मान लेती है, जितना ठीक नहीं लगता है उसको वो डिनाई कर देती है। तो 20 साल तक लगभग ऐसा ही चलता है, ठीक है। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड फ्रॉम 28 टू 31 ऑफ दिसंबर 1885, ठीक है। तो पहला सेशन मोस्ट प्रोबेबली आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि 28 से 31 दिसंबर के बीच में हुआ था, नहीं, आपसे ये पूछा जा सकता है कहां हुआ था। तो इट्स गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे, ठीक है।
ये भी पूछा जा सकता है कि इसके चेयरमैन कौन रहे, अध्यक्ष कौन रहे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डेलीगेट्स हु अटेंडेड द सेशन वाज 72। 72 लोग इसमें क्या हुए, इन्होंने इसको अटेंड किया, ठीक है। इट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय डब्ल्यू.सी. बनर्जी, A.O. Hume, K.T. Telang, Subramaniam Iyer, and Dada Bhai Nauroji was among the distinguished speakers at the session. चेयरमैन कौन है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और बाकी सब कौन है, डिस्टिंग्विश स्पीकर्स हैं इसी सेशन के, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके याद रखने वाली वो ये है कि फॉर्मेशन कांग्रेस का कब होता है, 1885 में। कौन इसके जो फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं वो है A.O. ह्यूम, ठीक है। एंड देन सबसे पहला सेशन होता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, ठीक है। और इसके जो हेड हैं, इसके जो पहले चेयरमैन रहेंगे डब्ल्यू.सी. बनर्जी रहेंगे, ठीक है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं फ्रीडम, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के टाइम के। तो एक बार हम इनके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी वॉज थ्राइस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ये कांग्रेस के 3 बार प्रेसिडेंट बने हैं, 1886 में, 1893 में एंड देन 1903 में, ठीक है। Because of his long association with India's freedom struggle, he is called Grand Old Man of India. हम इनको क्या बोलते हैं, Grand Old Man of India. Okay? It is important actually. आपसे ये पूछा जा सकता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है, तब हम कहेंगे इट्स दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ओके, कांग्रेस क्या कर रही थी, साल में एक बार मिल रही थी। द मेन एम्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेन एम क्या थे, देखो जरा। तो इसका मेन एम है, पहली बात तो ओके, लेट मी टेक पेन फर्स्ट। ओके, टू ब्रिंग टुगेदर लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के अलग अलग कोने से जो लीडर्स हैं उनको एक मंच पर लेकर आना, ठीक है। टू प्रमोट नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता को प्रमोट करना। देन टू प्रेजेंट डिमांड्स बिफोर द गवर्नमेंट रिलेटेड टू इंडिया, हमारे देश की जो जरूरतें हैं, हमारी जो डिमांड्स हैं वो सरकार के सामने रखना, ठीक है। रिमूव रेशियल, रिलीजियस एंड कास्ट प्रेजुडाइज, ठीक है। एंड देन क्रिएट पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी, जैसे कि उच्च पदों पर जो भारतीयों की नियुक्ति नहीं की जा रही थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम होता था लाइक इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसको अभी हम जानते हैं, जिसको हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अब कहते हैं। तो उसमें भारतीयों की भागीदारी बहुत कम थी। अगर आपको वो एग्जाम देना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको लंदन जाकर वो एग्जाम देना पड़ेगा। तो इन्होंने ये भी डिमांड की थी कि ये एग्जाम कहाँ होना चाहिए, इंडिया के अंदर होना चाहिए, इसमें भारतीयों को जगह मिलनी चाहिए। तो ये भी एक एम था इंडियन नेशनल कांग्रेस का उस समय पर, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेशन इन मेकिंग की। हमने बहुत देर से हम देख रहे हैं कि भाई मॉडरेट्स हैं, लाइक जब कांग्रेस के इनिशियल 20 इयर्स में कौन लोग ज्यादा लाइक डोमिनेट कर रहे हैं, मॉडरेट्स कर रहे हैं। तो फिर मॉडरेट्स कौन है, इनकी पॉलिसीज किस तरह की हैं, और एक्सट्रीमिस्ट कौन है, ये किस तरह की पॉलिसीज को मानते हैं। देखो मॉडरेट्स में वो लीडर्स हैं जो ब्रिटेन के साथ या ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना चाहते हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से गलत नहीं है, ठीक है। अगर हम चाहें, मतलब हम चाहें नहीं, अगर हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करके चले तो वो हमारी बातों को समझेंगे। तो ये कैसे बात करेंगे उनसे, ये उनको एप्लीकेशंस देंगे, ये उनको लेटर्स देंगे, ये उनसे कहेंगे कि हमारी कंट्री में ये चीजें होनी चाहिए। एज आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू कि वो पत्राचार के माध्यम से बात करते हैं, सरकार उनकी सुनती है और जहां तक ठीक लगता है वो उसको एक्सेप्ट करती है, जहां ठीक नहीं लगता वो डिनाई कर देती है। लेकिन फिर आते हैं एक्सट्रीमिस्ट। तो ये एक्सट्रीमिस्ट कौन है, एक्सट्रीमिस्ट वो लीडर्स हैं जो कहेंगे कि ब्रिटिशर्स प्रार्थनाओं से, रिक्वेस्ट करने से मानने वाले नहीं है, हमको इनके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो
उनकी सोच से भी अलग हो। हमने जब इस चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो हमने 3 इमेजेस देखी थी, राइट, आपके सर्वे के लिए। तो वहां पे 3 लोगों की फोटो दिखाई गई हैं जिनको हम लाल, बाल और पाल के नाम से जानते हैं, ठीक है, विच इज लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्रपाल। तो दीज आर द लीडर्स जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स बोलते हैं। चलो एक बार थोड़ा सा जानते हैं इनके बारे में और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, let's take a look at this. By 1907, the moderate nationalists had exhausted their historical role. अब क्या हुआ कि जिस तरह से कांग्रेस शुरू हुई थी ना, 20 साल के अंदर अंदर, 20-22 साल के अंदर अंदर वो लोगों का भरोसा खोने लगी थी, ठीक है। तो देयर फेलियर्स टू वर न्यूमरस, उनकी जो फेलियर्स हैं वो भी लगातार मतलब उनकी इमेज को क्या कर रहे, प्रभावित करने लगेंगे। दे लैक्ड फेथ in the common people, did not work among them, and consequently failed to acquire the like any roots among them, ठीक है। Even their propaganda did not reach them, nor did they organize any all India campaigns. And when during 1905 to 1907 such an all India campaign did come up in form of Swadeshi and boycott movement, they were not its leaders, ठीक है। तो क्या हुआ है, इन्होंने क्या कर दिया, जनाधार खो दिया है, लोगों का भरोसा खो दिया है, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट करने से ब्रिटिश गवर्नमेंट पे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग आएंगे, कहेंगे भाई क्या करो, स्वदेशी को अपनाओ। क्यों अपनाओ, विदेशी का बहिष्कार करेंगे तब उनको फर्क पड़ेगा। हम वो अपना बिजनेस हमारे देश में लेकर आ गए हैं, उनके लिए बड़ा मार्केट कौन है, हम उनके लिए बड़ा मार्केट है, ठीक है। अगर हम ही उनके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे नहीं तो सीधी सी बात है कि वो हमारे देश का जो पैसा है उनको मिलेगा नहीं, पैसा नहीं मिलेगा तो क्या नहीं होगा, हमारी जो देश की वेल्थ है वो हमारे देश में रहेगी ना। तो इन्होंने क्या कहा, स्वदेशी को अपनाइए, अपने देश में बनी हुई चीजों को ज्यादा से ज्यादा खरीदो, अपने देश के अंदर चीजें बनाओ, हमें इनकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अनदर इज बाइकॉट मूवमेंट, ब्रिटिशर्स को पूरी तरह क्या कर दो, बाइकॉट कर दो। दे वर नॉट इट्स लीडर, कौन नहीं थे इसके लीडर्स, मॉडरेट इसके लीडर नहीं है, ठीक है। देयर पॉलिटिक्स वाज बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट दे वुड बी एबल टू परस्यू द रूलर्स टू introduce economic and political reforms, but their practical achievement in this field was measured. ये लोग को चाहते थे कि हमारे देश में इस तरह के डेवलपमेंट्स हो, लेकिन किसके, ब्रिटिशर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन से हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था, ठीक है। Instead of respecting them for their moderation, the British treated them with contempt, ठीक है। ब्रिटिशर्स कोई उनका वो नहीं कर रहे थे, उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, Instead, what they are doing it, they were treating them with contempt, ठीक है। The government of India, headed by Lord Minto as Viceroy and John Maudsley as Secretary of State, offered a bit of fresh reform in Legislative Council, and in beginning of 1906 began discussing them with the moderate leadership of Congress. अभी 1909 यानी 1909 में एक क्या आएगा, मॉडले मिंटो रिफॉर्म आएगा, ठीक है। तो उससे पहले की यहाँ पे क्या हो रही है, चर्चा हो रही है, ठीक है। अब क्या होगा सुनो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वाइसरॉय कौन है, मिंटो है, और सेक्रेटरी कौन है, मॉडले हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये ऑफर करेंगे क्या, बिट ऑफ फ्रेश रिफॉर्म्स, हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नए कुछ क्या करेंगे, चेंजेस लेकर आएंगे, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ 1906 बिगन, लेकिन ये करेंगे क्या यहाँ पे पता है, द मॉडरेट्स अग्रीड टू कोऑपरेट, ये तो कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, एंड डिस्कस रिफॉर्म्स इवन व्हाइल अ वाइग्रस पॉपुलर मूवमेंट, ठीक है, व्हिच the government was trying to suppress was going on in country. The result was total split in national ranks, ठीक है ना। देखो क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं इनका, स्टिल कांग्रेस क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है इन्हें। तो 1907 तक आते आते आप क्या देखोगे, कांग्रेस में आ जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले एक और घटना होती है जिसमें ये लोग क्या करते हैं, ये बंगाल का डिवीजन कर देते हैं, ठीक है। तो इसका भी क्या होगा, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो इस चीज को भी लोगों के बीच में रखने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों ने कोई एडमिनिस्ट्रेशन की सुविधा के लिए बंगाल का डिवीजन नहीं किया है,
क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यही कहा था, उन्होंने कहा हमने बंगाल का विभाजन क्यों कर दिया, क्योंकि हमें बंगाल इतना बड़ा प्रोविंस है, हमें इस पर रूल करने में क्या हो रही है, दिक्कत आती है, एडमिनिस्ट्रेशन करने में समस्या आती है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। पर इसका एग्जैक्ट कारण ये नहीं था। इसका एग्जैक्ट कारण ये था कि ज्यादातर विद्रोह जो हो रहा था, ज्यादातर विरोध जो हो रहा था, वो कहां से होता था, बंगाल से होता था। तो इन्होंने क्या किया, बंगाल का डिवीजन कर दिया, ठीक है, ताकि ये लोग जो है ये आपस में क्या नहीं कर पाए, कम्युनिकेट नहीं कर पाए, पहली चीज। ऊपर से लाइक दे वांटेड टू डिवाइड इंडिया एंड बंगाल एज वेल, लाइक इन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम, ठीक है। तो जो डिवीजन किया गया था वो भी इसी तरह से किया गया था, ठीक है। अब देखो, देयर वाज अ डिबेट, ग्रेट डील ऑफ पब्लिक डिबेट एंड डिसएग्रीमेंट अमंग द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट इन ईयर 1905 to 1907, even when they were working together against the partition of Bengal, ठीक है। The extremists wanted to extend the movement from Bengal to all over. Extremists क्या चाहते थे कि हम जो विरोध कर रहे हैं, हम जो इनके अगेंस्ट मूवमेंट्स कर रहे हैं, वो मूवमेंट्स हम कहां तक लेकर जाएं, हम बंगाल के बाहर तक, इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया हम इसको फैलाएं। और एक्चुअली ऐसा हुआ भी था, बहुत लोगों ने सिर्फ लाइक बंगाल के बाहर नहीं, इंडिया के बाहर तक इस मूवमेंट को लेकर गए थे, ठीक है। ओके, दे वांटेड टू एक्सटेंड द बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड लाइक टू इवेंचुअली ऑल काइंड ऑफ एसोसिएशंस with the colonial rulers, ठीक है। The moderates were opposed to all these ideas. Moderates क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे इन आइडियाज का। तो क्या हो जाएगा, जब भाई एक बार क्या होती है, बात होती है, जब कोई बात नहीं समझ रहा तो उसके बाद क्या किया जाएगा, उससे किनारा कर लिया जाएगा, है ना। तो यही होगा, एक्सट्रीमिस्ट क्या कर देंगे, कांग्रेस से अलग हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएगा कांग्रेस के अंदर, ठीक है। तो मैटर्स केम टू सरफेस एट कैलकाटा कांग्रेस इन 1906 ओवर द क्वेश्चन ऑफ प्रेसिडेंटशिप। क्या होगा, प्रेसिडेंटशिप के ऊपर क्वेश्चन आएगा, कौन बनेगा कौन बनेगा, है ना। अ स्प्लिट वाज अवॉइडेड बाय चूजिंग दादा भाई नौरोजी। अभी क्या कर लिया गया, स्प्लिट को बचा लिया गया, क्यों, आपने हेड बना दिया दादा भाई नौरोजी को, जिनको सभी पसंद करते थे, ठीक है। हु वाज रिस्पेक्टेड बाय ऑल द नेशनलिस्ट एज अ ग्रेट पेट्रियट, वो बड़े देशभक्त व्यक्ति हैं, ठीक है। For compromise, resolution on Swadeshi, boycott, national education and self-government demands were passed, ठीक है। Throughout 1907, the two sides fought over different interpretations of 4 resolutions. By the end of 1907, क्या होगा, they were looking over each other as their main political enemy, ठीक है। स्प्लिट हो गया है दोनों का कांग्रेस में, ठीक है। अब देखो ब्रिटिशर्स का एटीट्यूड कैसा है कांग्रेस की तरफ, इसको फटाफट से देखेंगे। ओके, देखो, फ्रॉम द बिगिनिंग द ब्रिटिश वर अगेंस्ट कांग्रेस पॉलिसी ऑफ डिमांडिंग रिफॉर्म्स, ठीक है। ब्रिटिश क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, किस चीज का, ये कांग्रेस बात बात में क्या रिफॉर्म्स की बात करती रहती है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, विरोध करेंगे। देयरफॉर Not many reforms were introduced during the first 2 decades. पहले 20 साल में कोई बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स किए ही नहीं गए, ठीक है। यही तो वजह थी ना कि एक्सट्रीमिस्ट पसंद नहीं कर रहे थे कांग्रेस की पॉलिसीज को, ठीक है। तो अब क्या होगा, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 was a disappointment. इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 क्या हो गया, एक डिसअपॉइंटमेंट प्रूव हुआ, ठीक है। द फ्रीडम ऑफ द प्रेस was curtailed. It was another kind of disappointment, ठीक है। The Indians continue to be denied basic political rights आपको नहीं मिल रहे हैं। The British officials called the nationalist Indians like the leaders as disloyal babus. इंडियन जो लीडर्स हैं, नेशनलिस्ट लीडर, उनको क्या कह दिया, आप तो डिसलॉयल बाबू हैं, ठीक है। एंड began to criticize the Congress and its leaders, ठीक है। They also tried to create a gulf between the Hindus and Muslims, ठीक है, by their policy, divide and rule policy. But the opposition of the authorities failed to check the growth of the national movement. लेकिन ये क्या नहीं कर पाए, राष्ट्रीय आंदोलन कहां तक पहुंच चुका है, ये इसका अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे थे, ठीक है। बेसिकली लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन जो हुआ था उस समय पर इन्होंने क्या कोशिश की थी कि देश के कोने कोने से लोग जुड़ने चाहिए, किस लिए, ताकि हम
ये समझ पाए कि ये ब्रिटिश रूल कहाँ कहाँ किस किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, और हम सब एक यूनाइटेड होकर क्या करें, ब्रिटिशर्स के साथ बात करें कि भाई हमको ये रिफॉर्म्स चाहिए। इन्हें क्या नहीं पसंद आ रहा? इन्हें ब्रिटिशर्स के रिफॉर्म की डिमांड पसंद नहीं आ रही है। इन्हें यानी ब्रिटिशर्स को क्या नहीं पसंद आ रहा है? कांग्रेस की जो रिफॉर्म्स वाली डिमांड्स हैं वो पसंद नहीं आ रही हैं। तो ये क्या करेंगे? ये डिवाइड एंड रूल को कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन ये दूसरी तरफ इस बात से अनजान है कि ये जो मूवमेंट है ये अब बड़ा रूप ले चुका है, और इस इंडियन नेशनल मूवमेंट को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने अगले सेशन में, और जहां पे हम स्टार्ट करेंगे कहां से? द नेशनल मूवमेंट 1905 टू 1918। सो आई होप कि आज अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा वो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, और अगले सेशन में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आई वुड से कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, because revision is the key to success. Okay, so I'll see you in the next session. Bye bye.